हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का सिलेबस है वो JVVNL आईए के लिए 2021 में भर्ती आई है राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। तो उसमें आपको किस तरह तैयारी करनी है और किस तरह आप सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं कम समय में। मैंने 2018 में पेपर दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था प्री के लिए। हिंदी टाइपिंग में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इसलिए मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैंने किस तरह इसके लिखित परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है उसकी किस तरह तैयारी करी, तो वो मैं अपनी रणनीति आपसे शेयर करूंगा कि आप किस तरह कम से कम समय में इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। इस बार मात्र 11 सीटें जनरल के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल होगा। पिछली बार 112 कट ऑफ गई थी इसकी, 112.25 112.25 गई थी। तो अब की बार कट ऑफ 130 तक, मेरा अनुमान है कि 130 तक कट ऑफ जा सकती है 200 में से। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप 130 नंबर ला पाओगे इस एग्ज़ाम में। क्योंकि इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव जो पेपर लगता है, जो कंप्यूटर का पेपर लगता है, उसका लेवल हार्ड आता है। और उसमें ABCDE यानी 5 ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन के अंदर, 5-5 ऑप्शन आए थे। तो मतलब क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस और काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम शुरू करते हैं सिलेबस। तो ये नोटिफिकेशन है, मैंने इसको कॉपी कर लिया है नोट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हो, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट यहाँ पूरा दे रखा है। कंप्यूटर एग्जाम में पोस्ट का नेम है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। और ये परीक्षा दो फेजेस में होती है, ठीक है। इसके दो चरण हैं। पहले चरण का नाम है रिटन कम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं रिटन कम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये पहले चरण का नाम है। इस चरण के अंदर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी MCQ क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें से 60% जो प्रश्न आते हैं वो कंप्यूटर पार्ट से आते हैं, 40% प्रश्न आते हैं आपके अदर पार्ट है, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो हम अभी कंप्यूटर पार्ट का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, इसमें कुछ पार्ट तो रीजनिंग का है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये रीजनिंग के अंदर आता है। डेटा सफिशियंसी, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए ये अब ये मेजर डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आपको सर्च करना है। सो हम बात करते हैं मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा कि जैसे क्या क्या जो नए सुधार आए हैं टेक्नोलॉजी में। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि सुपर कंप्यूटर्स बन चुके हैं, अब की बार क्वांटम कंप्यूटर्स नए हैं, गूगल ने नया क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, तो हो सकता है जीके में ये प्रश्न आ जाए आपके। तो इस तरह आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, VR और AR में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें चलती है इस टाइम, काफ़ी न्यूज़ में है। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़ के जाना, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस इनमें से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। दूसरा है ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम है, आर्किटेक्चर कैसा होता है, ठीक है, इनपुट कैसे जाता है, फिर आउटपुट कैसे आता है, बीच में कौन कौन सी डिवाइसेस होती है। हमारी ALU होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिससे हम जो गणनाओं का काम करते हैं। कंट्रोल यूनिट होती है जो फंक्शंस को जो है प्रोसेस करती है। तो इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। तो इन सब ये बेसिक आर्किटेक्चर होता है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं, कई बार 2-3 प्रश्न भी आ जाते हैं बेसिक आर्किटेक्चर से। तो वो आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद आपको आपको पढ़ना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये देखिए ये पॉइंटर डिवाइसेस एंड स्कैनर्स, अगर आपको डिटेल में और पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ पॉइंटर डिवाइसेस क्या होती है ये, ठीक है। माउस हो गया, इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये क्या गेम खेलने के काम आती है। पॉइंटिंग स्टिक, ठीक है, जब पढ़ाते हो तब भी काम में ले सकते हो, आप कोई PPT वगैरह शो कर रहे हो तब काम में ले सकते हो। ग्राफिक टैबलेट जो हम आजकल यूज लेते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंटिंग डिवाइसेस है। तो ये सब क्या इनपुट डिवाइसेस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, किस तरह का कार्य करते हैं, इनका बेसिक कार्य क्या है। और इसके ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कार्य होता है और बेसिक डिफरेंस क्या क्या होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद लिनक्स है आपका, मैक OS है, यूनिक्स है,
तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। विंडोज़ के अंदर क्या क्या, विंडोज़ के बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि विंडोज़ का सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अच्छे से कवर होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट। देखिए एमएस वर्ड, इससे तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ से पढ़ सकते हैं इसको, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। एंड स्प्रेडशीट वगैरह, ठीक है। एमएस वर्ड पढ़ने के लिए आपको देखो क्लास 9 की और क्लास 10 की राजस्थान बोर्ड की किताबें आती हैं, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो राजस्थान बोर्ड की क्लास 9 और क्लास 10, ठीक है। वो मैं बुक्स भी आपको अलग से बताऊंगा, उनमें से टॉपिक भी बताऊंगा अलग से, उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको ऐसे वर्बली बता देता हूँ। क्लास 9 क्लास 10 की एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड, आपको जो अच्छी लगे। मैं तो बोलूँगा राजस्थान बोर्ड की पढ़ना, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है इसलिए। ओके, तो सेम जैसे आपने एमएस वर्ड कवर करोगे, उसी तरह एक्सेल कवर करना है। देखो इनमें ऐसे प्रश्न आते हैं कि एक्सेल में F5 बटन क्या काम आता है, एक्सेल में अगर कंट्रोल प्लस आर प्रेस करोगे तो क्या होगा, एक्सेल में डिलीट कैसे करते हैं, एक्सेल में ऐड कैसे करते हैं, एक्सेल में डेटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, सेल में कैसे, सेल एंट्री क्या होती है, सेल एड्रेसिंग क्या होती है, ठीक है, सेल का एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब चीज़ें एक्सेल में होगी। पावर पॉइंट में आपसे पूछेगा कि अगर मुझे नई स्लाइड ऐड करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी, स्लाइड को डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्लाइड को अगर एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में मुझे रन करना है तो क्या मुझे की यूज़ करनी पड़ेगी, मुझे पावर पॉइंट को रन करना है प्रॉपर को, ठीक है, स्लाइड शो बनाना है तो क्या, जैसे F5 यूज़ करते हैं उसके लिए। तो ये सब चीज़ें आपको पावर पॉइंट में पढ़नी पड़ेगी। ओके, अब डीबीएमएस की बात करें, देखिए इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने के चांस होते हैं, क्योंकि डेटाबेस एक बहुत ही फेवरेट सब टॉपिक रहता है कंप्यूटर के अंदर एग्जामिनर्स का। तो एम ए एक्सेस, देखिए एम ए एक्सेस से तो हो सकता है एक दो प्रश्न बने, लेकिन डीबीएमएस से ओवरऑल ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं। डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से फेमस है, जैसे एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, नो एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, ठीक है, एम ए एक्सेस हो गया। एम ए एक्सेस ही पढ़ना है हमें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के ज़्यादा पूछते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें डीबीएमएस में कवर करनी है। इसके बाद आ जाओ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिजिटल वर्सेस एनालॉग नंबर सिस्टम। जैसे एक प्रश्न पूछ पूछ लेते हैं कि पेट्रोल पंप पे हमारा जो वो जो रीड करते हैं पेट्रोल की रीडिंग किससे हम करते हैं, कौन सा वहाँ पे यूज होता है, एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है, डिजिटल यूज होता है, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पे डिजिटल यूज होता है, हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न हमें याद रखने पड़ते हैं कि डे टू डे लाइफ में क्या यूज है टेक्नोलॉजी का, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं कि जैसे पेट्रोल पंप पे कौन सा कंप्यूटर यूज हो गया। इसी तरह सपोज पूछ सकते हैं कि अगर हमें किसी इंडस्ट्री में कोई कंप्यूटर यूज करना है तो किस तरह का कंप्यूटर यूज करेंगे। अब इंडस्ट्री में बड़े लेवल के कंप्यूटर यूज होंगे, कि हो सकता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो तो सुपर कंप्यूटर्स यूज करने पड़े, जैसे अमेजन है वो सुपर कंप्यूटर यूज करती है, हमारे अमेजन कंपनी है, टाटा कंपनी है, ये सब कंपनियां बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स यूज करती है। और अगर छोटी कंपनी हो तो मेन फ्रेम से भी काम चल जाएगा, और हमारे जो इससे छोटे होते हैं जो लोकल कंप्यूटर से भी काम चल जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न हमें ध्यान में रखने चाहिए। हम्म, अब हम आते हैं, इसके बाद आता है प्रश्न कि, एक सेकंड सॉरी, हाँ, इसके बाद प्रश्न आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, तो ये हमारा हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें 2 से 3 प्रश्न तो ये समझ लीजिए आप फिक्स है, ये तो आएंगे ही आएंगे। कि बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो इस तरह के ये जो वाइस वर्सा होते हैं सारे टाइप आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। ये मैं आपको अलग से वीडियो में बता भी दूंगा कैसे करते हैं, या आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे हर जगह। ये तो काफ़ी फेमस टॉपिक है कंप्यूटर साइंस में, पूछते पूछते हैं। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू, हाँ, ये डेटा प्रोसेसिंग। देखो डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है कि मेरे पास रॉ डेटा है, मतलब मेरे पास 10 नाम है, अब मुझे उसको ऑर्डर में जमाना है। तो उस चीज़ को कैसे जमाते हैं, उस प्रोसेस को डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। कि किसी बेकार पड़े डेटा को कुछ यूज करने के लायक बनाना। अब मेरे पास 10 नाम पड़े हैं, अल्फाबेटिकली उनको ऑर्डर में जमाना है, जिससे मैं देख सकूँ कि कौन सा पर्सन कहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हम डेटा प्रोसेसिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कंसेप्ट्स ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप। तो फाइल वगैरह क्या होती है, ये आप पढ़ लेना। कंसेप्ट ऑफ फाइल्स, ये इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये डेटा प्रोसेसिंग से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है।
सबसे ज़्यादा चांस है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से तो हर साल प्रश्न बनते हैं। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, इंट्रोडक्शन टू ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं? टीसीपी हो गया, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद यूडीपी हो गया। ठीक है, फिर आप एसएमटीपी हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, तो ये सब प्रोटोकॉल्स आपको पता होना चाहिए। एफटीपी हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए इसका। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं, ये आपको पूरे अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इनमें से आपको 100% गारंटी के साथ प्रश्न मिलेंगे, और अच्छा खासा प्रश्न भी मिल सकता है, टफ प्रश्न भी मिल सकते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इनको पढ़ के जाना पड़ेंगे प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद आ गया लैन मैन वैन। ठीक है, इसका पता ही होगा आपको। लाइन लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। दिस इज द सर्च सर्विस, दिस इज द इंजन। ओके, सर्च सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्च सर्विस मतलब गूगल हो गया हमारा, ठीक है, याहू हो गया, बिंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग। तो ये सब क्या है? सर्च इंजन्स होते हैं, जिसपे हम कुछ भी डेटा सर्च करते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं सर्च इंजन्स। तो इन पे भी प्रश्न आ जाते हैं कि गूगल बताइए, गूगल किस वर्ष आया था, गूगल का निर्माण मतलब गूगल को किसने इजाद किया, तो ये सब, याहू के फाउंडर कौन थे, बिंग के फाउंडर कौन थे। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड प्रिपेयर, बिकॉज दीज आर द एग्जामिनर्स फेवरेट। और इसके बाद जो आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये मैसेजिंग तो मैंने बताई थी आपको, इसमें आप पढ़ लेना कि ईमेल वगैरह का किसने बनाया ईमेल को। और इसके बाद ईमेल वगैरह में ये पढ़ सकते हो आप कि इसका प्रोटोकॉल कौन सा होता है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल का प्रोटोकॉल होता है, ये आप याद रखना। इसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, और हर बार पूछते हैं इसमें से। वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर, सबसे पहले तो इसकी इसकी फुल फॉर्म याद रखना। डब्ल्यू 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 को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, एक एक होता है डब्ल्यू 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 कंसोर्टियम। ठीक है, W3C बोलते हैं उसको। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बोलते हैं। ठीक है, ये एक आपको याद रखनी है चीज। इसमें आपको पूछेंगे कि इसको किसने फाउंड किया, किसने इसका खोज किसने की, डब्ल्यू 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 की। तो इसको बनाया था टिम बर्नर्स ली, याद रखना है, सर्च कर सकते हैं गूगल पे, टिम बर्नर्स ली। फिर इसमें आएगा कि वेबसाइट को कैसे क्रिएट करते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है HTML। ठीक है, इसमें HTML में क्या पूछते हैं कि HTML के डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होते हैं। ठीक है, जैसे H हो गया, H1 हो गया, H2 हो गया, ये किस काम आते हैं? पैराग्राफ को किससे पैराग्राफ लिखना है HTML में, तो कौन सा टैग यूज करेंगे? तो उसमें P टैग यूज करेंगे हम। ठीक है, स्पेस देना है तो NBFC NVSP यूज करेंगे। तो इस तरह की चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी HTML में। टैग जरूर पढ़ना, हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है HTML में, ये सब चीजें पूछते हैं, टाइटल क्या होता है, ये सब चीजें। तो HTML इस तरह कवर करना है, ये बहुत अच्छे से कवर करना है। HTML से हर साल क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है इंटरैक्टिविटी टूल्स। ठीक है, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स। ये आप जितने टूल्स चल रहे हैं आजकल मल्टीमीडिया ग्राफिक्स के, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये देखो, ई कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तीन तरह की ई कॉमर्स में आप किस तरह से व्यवसाय करते हैं। एक तो बिजनेस टू बिजनेस होता है, एक बिजनेस टू कस्टमर होता है, कस्टमर टू बिजनेस होता है। इस तरह की हमारा प्रोसेस होती है ई कॉमर्स में। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना, B2B, B2C एंड कस्टमर टू कस्टमर भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ पढ़ लेना। सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें से तो ये समझ लीजिए आप, हो सकता है कि 4-5 प्रश्न आ जाए, क्योंकि सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी है जो देश में, आप कहीं भी जाओ, साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कितने साइबर अटैक्स हो रहे हैं सिस्टम्स पे, तो सिस्टम्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तो वो इसके अंदर कवर हो जाती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी। अब इसमें क्या कहेगा, फायरवॉल क्या होती है, वायरसेस कौन कौन से होते हैं, मैलवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, आपके ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, मैलवेयर और स्पाईवेयर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैलवेयर एंड स्पाईवेयर, what is the difference between Trojan and spyware, how we can use it. And these type of questions are examiners favorite and you should always prepare them thoroughly. तो हमें पूरा अच्छे से इसको thoroughly prepare करना है। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है ना एल्गोरिदम पार्ट, ठीक है, एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब देखो डेटा स्ट्रक्चर में, अब पिछली बार तो जैसे प्रश्न पूछ लिया था उन्होंने B ट्री से रिलेटेड। ठीक है, B ट्री क्या होता है, B ट्री में अगर हमें नोड्स ऐड करने हैं तो किस तरह हम यूज कर,
क्या हमें फॉर्मूला लगाना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे पिछली बार। बी ट्री में नोड यूज करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको है ना बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा पर डेटा स्ट्रक्चर का उन्होंने कुछ दिया नहीं है इतना, लेकिन फिर भी हमें एक बार तो कम से कम एक रीडिंग तो मारनी ही चाहिए। हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन आ जाए वहाँ से। एल्गोरिदम में हम पूछ सकते हैं वो लोग कि एल्गोरिदम क्या होती है, एल्गोरिदम में स्टेप्स कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें आती है, नॉर्मल चीज़ें आएंगी। एल्गोरिदम में इतना टफ नहीं आता, बट डेटा स्ट्रक्चर में थोड़े टफ प्रश्न आते हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन्होंने सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन पूछ सकते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम के अंदर ही डेटा स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही एल्गोरिदम आती है, तो वहाँ से वो पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। देखिए, सी लैंग्वेज में ये सबसे नॉर्मल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज जो 1960 में बनाई थी, ठीक है, सॉरी 1972 में बनाई थी। तो 1972 में जो हमारे रिचर्ड सर थे, उन्होंने बनाई थी ये। ठीक है, अब आगे आते हैं। सी लैंग्वेज में क्या क्या पूछेंगे, इसको किसने बनाया, इसका यूज़ क्या क्या है, इसके सिंटैक्स क्या होते हैं, इसके अंदर कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, पूछ लेंगे। 5 ऑप्शन दे देगा, भाई ये कीवर्ड्स सी इस लैंग्वेज में है या नहीं है, इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो हमें कीवर्ड सारे पता होने चाहिए। 32 कीवर्ड होते हैं इसके अंदर, तो 32 आपको पता होने चाहिए सी में कौन कौन से होते हैं। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, ठीक है, इसमें पूछेगा आपको प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। ठीक है, और बस इसमें ज़्यादा ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना है ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, डेटा आप डेटा हाइडिंग वगैरह होता है, एनकैप्सुलेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये ऊप्स कॉन्सेप्ट होते हैं। आप पढ़ लेना इसको डिटेल में। तो ये तो बहुत अच्छे से कवर करना है पॉली ऊप्स कॉन्सेप्ट, इसमें से काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं। अब आता है इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो अगर किसी ने थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ी है तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि नाम सुना होगा इक्लिप्स। इक्लिप्स हो गया, नेटबीन्स हो गया, ये क्या होते हैं, ये आईडीई बोलते हैं इनको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें मैं पूरा का पूरा कोई प्रोग्राम लिख दूं, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है, और उसको पुश करना चाहता हूँ, उसको पब्लिक के लिए डालना चाहता हूँ पूरा प्रॉपर बना के, तो मुझे एक आईडीई का यूज़ करना पड़ेगा, एक एनवायरनमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, जैसे इक्लिप्स एक सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके ये पढ़ना है। अब इसके एडवांटेज क्या होंगे, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि सारा काम एक जगह से हो जाता है, हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम एक सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। तो ये सब चीज़ आपको कवर करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट बी में। देखिए, पार्ट बी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोई सिलेक्शन कराएगा ना इस एग्ज़ाम में, तो वो पार्ट बी कराएगा। पार्ट ए के भरोसे ज़्यादा मत रहना। पार्ट ए में बहुत टफ प्रश्न आ जाते हैं। पिछली बार बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर आया था पार्ट ए का, हिलेगा भी नहीं। कई प्रश्न तो आपने कभी लाइफ में भी नहीं पढ़े होंगे, मैंने भी नहीं पढ़े थे। मैंने 4 साल बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से, फिर भी कई प्रश्न मैंने ऐसे देखे जो मैंने मेरी लाइफ में नहीं पढ़े सीएस में, जबकि मैं 2 साल नौकरी भी कर चुका हूँ उसके बाद प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में, फिर भी बहुत टफ पेपर था। तो इसलिए ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन पार्ट बी की वजह से होगा, ए की वजह से नहीं होगा। ठीक है, पार्ट बी में आपको कोशिश करनी है कि 80 में से कम आपको 60 से 65 नंबर तो लाने ही लाने हैं, क्योंकि उसमें तो 120 में से आप 60 से ज़्यादा ला ही नहीं पाओगे। 60 या लास्ट 70, बहुत अच्छी तैयारी कर ली तो 65 मतलब 75 तक पहुंच जाओगे। पर यहाँ कितने लाओगे, उससे आपका जो ना सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो मैं ये बोलूँगा कि पार्ट बी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है पार्ट बी की। पार्ट बी में आप आराम से 65 नंबर ला सकते हो अगर थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लो तो। मेरा सिलेक्शन केवल और केवल पार्ट बी की वजह से हुआ था। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने 80 में से 50 नंबर ला दिए थे पार्ट बी में। 50 से ज़्यादा ही ला दिए होंगे, अराउंड 55-60 तक आ गए होंगे। और उसमें मेरे उतने आए थे, अराउंड 50 आए थे। ठीक है, 120 में से 60 आए होंगे लास्ट, 55 to 60, क्योंकि नंबर ऐसे बताते नहीं वो लोग। पर मेरा अनुमान इतना है कि मेरा पेपर कंप्यूटर का इतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन मेरा इसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया अब फर्स्ट राउंड में। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या है। रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, एनालिटिकल रीजनिंग यही है, नंबर सिस्टम, नंबर कैसे फाउंड करने हैं, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद क्या आएगा, आठ, ये सब जो ना ये पढ़ लेना। क्लॉक वगैरह सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजी आएगा। ये रीजनिंग वाला पार्ट तो सब कर देंगे, ये सब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
मैथ वाले पार्ट में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैथ बहुत ही टफ आती है 12th। हम क्या 12th क्लास की मैथ भूल जाते हैं, 11th 12th तक की कौन याद रखता है। इसमें अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो इस तरह के प्रश्न आएंगे जो जो हिला देंगे अच्छे से। ठीक है। जनरल जीके तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी देखो, पर फिर भी मैंने थोड़े थोड़े अनुमान लगा के कर दिया। सो आई वॉज एबल टू क्रैक अराउंड, मतलब आधे क्वेश्चन तो मैं करके करके आ ही गया था। तो जीके भी आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ताकि मतलब थोड़ा अच्छे नंबर आ सके इस पार्ट में। अब अब आगे बढ़ते हैं। मैथ हो गया, जीके हो गया, ओके। यहाँ देखो, इंडियन पॉलिटी में थोड़े ज्यादा प्रश्न बनने के चांस होते हैं, तो इंडियन पॉलिटी पढ़ लेना। राजस्थान के बारे में भी थोड़ा ये देखो, राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान से ज्यादा प्रश्न आएंगे भारत से ज्यादा। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश इजी आएगी, अगर आपको थोड़ा भी अच्छे से आता है तो आप कर दोगे। मेरे तो सारे प्रश्न मेरे हिसाब से हिंदी और इंग्लिश में मैंने सारे के सारे सही करे थे, तो इसका मुझे काफी फायदा मिला। देखो मेरे कट ऑफ कट ऑफ 112.25 थी, और मेरे 112.75, मतलब मैं आधे नंबर ज्यादा था कट ऑफ से, केवल आधे नंबर। और उसका सबसे बड़ा कारण है ये बी पार्ट। अगर मैंने बी पार्ट ढंग से नहीं करा होता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना आपको, ए तो पढ़ना ही है, बी का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद फेज 2 होगा। अब इसमें भी मैं एक दिक्कत बता देता हूँ। हिंदी टाइपिंग देखो, अगर आपने नहीं करी है ना तो करना स्टार्ट कर दो। मुझे लगा मैं 10 दिन में कर दूंगा, पर मैं नहीं कर पाया और मैं फेल हो गया इसमें। इंग्लिश टाइपिंग मेरी अच्छी है, क्योंकि काम करते करते हो ही जाती है। प्राइवेट सेक्टर में मैं टीसीएस में जॉब कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरी इंग्लिश टाइपिंग काफ़ी अच्छी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हिंदी टाइपिंग मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, मैं तो सीधा मुंह उठा के 4-5 दिन प्रैक्टिस करके चला गया, और मेरे 10 वर्ड्स पर मिनट ही हो पाए, तो इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। तो ये मतलब फिर देखो, इतना आप तैयारी करो और फिर आपका टाइपिंग में सिलेक्शन ना होना, फिर बड़ा दुख होता है। जो जिनके पास जॉब नहीं है उनको तो ज़्यादा दुख होगा। अब मेरे पास तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे पास तो ऑलरेडी अच्छी जॉब थी, अभी भी है, अच्छी जॉब है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आप तैयारी करो तो बहुत ढंग से करना। टाइपिंग रोज 1 घंटा स्टार्ट कर दो, हिंदी इंग्लिश दोनों की। आधा आधा घंटा रोज कर लो। 2 महीने मिलेंगे अभी तो टाइपिंग, मतलब पेपर वेपर अभी तो लगाने में 3 महीने मिल जाएंगे आपको, तब तक तो बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड हो जाएगी। ठीक है। इंटरव्यू नहीं होगा, पेपर बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा रिटर्न पेपर, ये ध्यान रखना। और पेपर का पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है 4 ऑब्जेक्टिव, मतलब एक प्रश्न में 4 ऑप्शन आ रहे हो, पिछली बार 5 आए थे, इस बार हो सकता है 4 आगे आ जाए। तो ये ध्यान रखना कि पेपर में थोड़े बहुत चेंजेस वो कर सकते हैं लास्ट तक, जैसे पिछली बार किया उन्होंने। ठीक है। और एग्जाम हॉल में टी शर्ट पहन के जाना, शर्ट पहन के मत जाना, शर्ट फाड़ देते, बनियान में एग्जाम दी थी लोगों ने, ये ध्यान रखना। मेरे सेंटर में मैंने खुद मतलब मैं तो टी शर्ट पहन के गया था, जो नहीं गए थे उन्होंने बनियान में एग्जाम दी थी। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ज्वेलरी मत पहन के जाना, कम से कम सामान लेके जाना एग्जामिनेशन सेंटर पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वहां जाके पता चलती है, बच्चे फिर रोते रहते हैं। इसके अलावा एक और चीज, पिछली बार क्या हुआ था, परमिशन लेटर या आधार कार्ड की एक एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी करा के रखना, क्योंकि वो मांग लेते हैं कई बार, और फिर आपको भटकना पड़ेगा लास्ट टाइम पे। हो सकता है आप इस चक्कर में परेशान हो जाओ और आपका पेपर बेकार हो जाए। तो ये चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मेरा नोएडा सेंटर आया था, नोएडा में टीसीएस का आयोन सेंटर है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा सेंटर है, 3-3 हज़ार लोग एक साथ एग्जाम दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हो सकता है आपका दूर भी आ जाए, तो इसलिए फॉर्म जल्दी से जल्दी भर देना, मैंने तो भर दिया है। फॉर्म भरने में ढिलाई मत करना, नहीं तो आपका सेंटर दूर आ जाएगा। ठीक है। इसी के साथ मैं अब नई वीडियो सीरीज और बनाऊंगा, जिसमें मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है। ठीक है। तो मैं इसी तरह की वीडियो आगे बनाता रहूंगा, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, और ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके। इसी के साथ अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।